हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर। जिसे सुनकर मृत्युंजय महक के कमर पर हाथ रखकर उसे अपने नज़दीक लाकर बोला, तो आज रात को क्या प्लान है? महक अपना सिर नहीं में हिलाते बोले, आज पहली बार मिंकू हमारे साथ रहेगा, प्लीज़ थोड़ा तो कंट्रोल कीजिए। जिस पर मृत्युंजय मुँह बनाते हुए बोला, इसलिए मैं कह रहा था कि एक नैनी हायर कर देता हूँ, हम दोनों के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। महक मृत्युंजय का बाल को सुखाने के बाद उससे दूर होकर बोले, आप कमरे में रहिए, अगर मिंकू रोता है तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं जा रही हूँ शाम के नाश्ते की तैयारी करने। मृत्युंजय महक को पकड़ते हुए अपना सिर नहीं में हिलाकर लोग अभी सोया हुआ है, चलो ना हम। महक मृत्युंजय का हाथ को अपने कमर से हटाते हुए, देखिए ऑलरेडी शाम हो रही है और मुझे आपकी हरकतें अच्छे से पता है, क्या आपको ऑफिस का काम नहीं करना? मृत्युंजय महक के पल्लू को पकड़ते हुए, नहीं करना। मृत्युंजय के जोर से कहने पर मिंकू की नींद टूट जाती है और वो फिर से रोने लगता है। मिंकू के रोने की आवाज़ सुन मृत्युंजय उसकी तरफ घूरने लगा। वहीं महक उसे अपने पल्लू को छुड़ा मिंकू के पास जा उसे अपनी गोद में उठाकर थपथपाते हुए बोली, शांत हो जाओ मेरा बच्चा। लेकिन मिंकू जोर जोर से रो रहा था, जिसे देखकर महक उसे दूध पिलाने के लिए बिस्तर की तरफ जाने लगती है। तो मृत्युंजय कहता है, दिन भर पिलाओगी क्या? इस बच्चे के ख्यालात है तो नहीं, गोद में है, उस बच्चे का ख्याल अच्छे से रखती है। मृत्युंजय की शिकायत को सुनकर महक उसे घूरते बोले, आप पागल हो गए हो क्या? ये छोटा सा 1.5 महीने का बच्चा है और आप 29 साल के आदमी। जिसे सुनकर मृत्युंजय महक के पास जाकर मिंकू को उसकी गोद से लेकर कमरे से बाहर जाते हुए बोला, घर में और भी लोग हैं संभालने के लिए, तुम्हें मुझ पर ध्यान देना चाहिए। इतना कहकर मृत्युंजय मिंकू को झुलाते हुए कमरे से बाहर नीचे की तरफ ले आता है। महक हैरान नजरों से जाते हुए मृत्युंजय को देख खुद भी अपने कपड़े ठीक करते हुए उसके पीछे आ जाते हैं। वहीं नीचे डोरी में पालने में लेटी हुई थी और नीचे चार्ली बैठा हुआ था और नजर रख रहा था। मृत्युंजय मिंकू को लाकर डोरीमी के बगल में सुलाते हुए, तुम्हारी छोटी बहन का ख्याल रखो और उसे परेशान मत करना, वरना मैं उसे सिखाऊंगा कि वो तुम्हें मार कर चुप करवाए। आदित्य जो कि वहीं बैठे नोट्स बना रही थी, मृत्युंजय की बात सुनकर बोले, भैया आप डोरीमी को गुंडागर्दी सिखा रहे हो? जिसे सुनकर मृत्युंजय आदित्य को आंखें दिखाते हुए बोला, क्या सिखा रहा हूँ? मैं बस उसे धमका रहा हूँ कि ज़्यादा रोया मत कर। निर्जला दूध का बोतल डोरीमी को पिलाने के लिए लाते हुए मृत्युंजय से बोली, तुम सिर्फ एक में ही परेशान हो गए जय, मैं तो 2 संभालती थी और तुम सबसे ज़्यादा रोते थे और साथ में अमृत को लात मार कर रुलाते थे। मृत्युंजय के किस्से सुन अदिति एक्साइट होते हुए निर्जला से बोली, और क्या करते थे बड़ी माँ? अदिति के इंटरेस्ट को देखते हुए मृत्युंजय अपने दांत पीस कर बोला, तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं बचपन में क्या करता था? अपने पतिदेव के बारे में नहीं जानना कि मैं उसे कैसे पीटता था जब उससे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। शोभित जो कि अदिति के लिए सैंडविच बना रहा था, प्लेट में सैंडविच लाकर कॉफी टेबल पर रखते हुए मृत्युंजय से बोला, वो बचपन की बातें थी और गलती आपकी होती थी, क्योंकि जो क्लासरूम में पूछने के लिए होता था आप उसे मुझे पढ़ाते ही नहीं थे, इसलिए टीचर मुझे हमेशा सुनाती थी। तो इसमें भी गलती तुम्हारी थी ना, तुम सिर्फ मुझ पर डिपेंड क्यों रहते थे? अमृत भी तो था तुम्हें पढ़ाने के लिए, घर में बाकी लोग भी बैठे पढ़ाने के लिए। मृत्युंजय ने शोभित को घूरते हुए कहा। आदित्य उन दोनों की तरफ देखते हुए हैरान होकर बोले, इसका मतलब भैया से सभी लोगों ने मार खाया है? शोभित अपना सिर हिलाते हुए बोला, मीरा को छोड़कर सभी इनसे मार खा चुके हैं, लेकिन ये मीरा को भी अच्छा खासा पनिशमेंट देते थे, जिस कारण बेचारी डरते डरते अपना होमवर्क करती थी। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, शायद अब तुम्हारी फिर से बरी आने वाली है, इसलिए मेरी बुराई कर रहे हो अपनी बीबी के सामने। मैं सिर्फ अपनी बीबी के सामने बुराई नहीं कर रहा, आपकी बीबी भी है, देखिए। शोभित ने पीछे तरफ इशारा करते हुए कहा। मृत्युंजय सिर घुमाकर महक की तरफ देखने लगता है, जो उसे ही देख रही थी, और आकर मिंकू के सामने खड़ी होकर बोली, मिंकू आपके पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए आप मम्मी के ऊपर डिपेंड रहना, गलती करेगा तो तुम भी नहीं बचा पाओगी, इसलिए तुम पर डिपेंड हो रहेगा तो कोई फायदा नहीं है, मृत्युंजय ने कहा। जिसे सुनकर महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, मेरा बच्चा है, वो मेरी तरह रहेगा, आपकी तरह नहीं रहे। मृत्युंजय अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक है, अपनी तरह रखना, रोंदू बनाकर रखो, मैं तो बेबी को रखूंगा अपनी तरह। इतना कहकर मृत्युंजय डोरीमी को अपनी गोद में उठा लेता है, तो डोरीमी मृत्युंजय को लॉकेट को पकड़कर खेलने लगती है। वहीं मिंकू मृत्युंजय को डोरीमी को उठाता हुआ देखकर रोने लगता है। मृत्युंजय मिंकू को रोता हुआ देखकर बोला, क्या रो रहे हो मिंकू? अपना हाथ मुंह में डालकर सुबकने लगता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मिंकू के आंसू को देखकर मृत्युंजय डोरीमी को महक के गोद में देकर बोला, इसे दूध पिला दो। इतना कहकर मिंकू को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, रोया मत करो, आंसू अच्छे नहीं लगता, स्ट्रांग बॉयज कभी आंसू नहीं बहाते, समझे रोंदू।
मिंकू मृत्युंजय के लॉकेट को कस कर पकड़ उसके सीने से अपना सिर घुसा लेता है तो मृत्युंजय उसे संभालते हुए कमरे की तरफ ले जाता है। महक उन दोनों को जाता हुआ देखकर खुद से बोली, पता नहीं कैसे संभालूंगा इन दोनों को मैं। डोरी में महक को देखते हुए उसके मंगलसूत्र को खींचते हैं तो महक निर्जला की तरफ देखते हुए कहती है, माँ मैं इसे दूध पिला देती हूँ। निर्जला अपने हाथ में पकड़े दूध के बोतल की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने कहा कि बोतल से दूध पिला सकते हैं। महक एक नज़र बोतल के दूध को देखने के बाद अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मैं पिला दूंगी, मिंकू सारा दूध नहीं पी पाता। अदिति महक के बात पर बोली, तो भैया को दे दिया करो, दूध वेस्ट नहीं करना चाहिए। अदिति की बात सुन शोभित जो कि पानी लेने चला गया था आधी बात को सुनकर ही अदिति के मुंह पर हाथ रखते हुए महक से बोला, मुझे नहीं पता यहाँ किस बारे में बात हो रही थी, लेकिन कुछ तो एम्बरासमेंट से भरा है और इसकी बात को ध्यान मत देना। इतना कहकर वो अदिति को आंखें दिखाते हुए बोला, चलो तुम कमरे में पढ़ाई करो। इतना कहकर शोभित सैंडविच का प्लेट उठा अदिति के बुक्स को उठाते हुए अदिति को जबरदस्ती कमरे की तरफ ले जाता है। महक के गाल शर्म से लाल हो चुके थे और निर्जला की तरफ देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहे थे, जिस पर महक जल्दी से कहती है, मैं इसे दूध पिलाने लेकर जा रही हूँ। इतना कहकर वह जल्दी से डोरेमी को लेकर वैशाली के कमरे की तरफ चली जाती है और निर्जला उसे जाता हुआ देखकर मुस्कुरा देती है। इधर महक वैशाली के कमरे में जाते हुए खुद से बोली, थैंक गॉड वो नहीं थे, वरना पता नहीं क्या होता। इतना कहते हुए महक वैशाली के कमरे के अंदर घुस जाती है तो पाती अमृत कमरे में नहीं था और वैशाली अपने पेट का मसाज कर रही थी। महक वहीं बैठकर डोरेमी को दूध पिलाने लगती है। इधर जर्मनी में शायद रॉयल प्लेस होटल में प्रकृति और ऋतिक को आए 1 दिन हो चुका था, लेकिन मजाल है ऋतिक प्रकृति को कहीं भी घुमाने के लिए लेकर गया हो, जिस कारण प्रकृति का बुरी तरीके से मूड खराब था। शाम ढलने लगी थी, लेकिन ऋतिक प्रकृति को होटल बेडरूम में छोड़कर अपने क्लाइंट के पास मीटिंग के लिए चला गया था। प्रकृति होटल रूम से निकल सीधा स्पा की तरफ चली जाती है। प्रकृति कुछ देर स्पा में रहने के बाद वापस होटल रूम की तरफ जाने लगती है तो उसकी नज़र एक ग्रुप पर जाती है जिन लोगों ने रेसिंग कस्ट्यूम पहन रखा था और कुछ लोगों ने हॉट पार्टी वेयर ड्रेस पहन रखे थे। प्रकृति उन लोगों की तरफ देखकर एक लड़की की तरफ देखती है और कहती है, एक्सक्यूज़ मी। वो लड़की प्रकृति को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने के बाद बोली, हाँ बोलिए। प्रकृति थोड़ा हैरान होकर बोली, आपको हिंदी आती है? लड़की अपना सिर हिलाते हुए बोले, हाँ जी मैं हिंदुस्तानी हूँ, बस काफ़ी वक्त से जर्मनी में रह रही हूँ। जिसे सुनकर प्रकृति हल्का मुस्कुरा कर बोली, मेरा नाम प्रकृति झा है, मैं यहाँ पर घूमने आई हूँ। वो लड़की भी मुस्कुराते हुए बोली, यामी गुप्ता, और आप यहाँ अकेले आई हो? प्रकृति कुछ पल सोचने के बाद बोली, बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ, लेकिन वो अपने काम में बिजी है, इसलिए मैं बोर हो रही हूँ। आप लोग कहाँ जा रहे हो? यामी प्रकृति के बात पर बोले, हम लोग रेसिंग के लिए जा रहे हैं, ज्वाइन करना चाहोगे हमें? अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो। प्रकृति कुछ पल सोचने के बाद बोली, कार रेसिंग या बाइक रेसिंग है? यामी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, दोनों होता है, चले। प्रकृति एक नज़र खुद को देखने के बाद अपना सिर हिलाते हुए, ओके। मैं कपड़े चेंज करूँ या इट्स ओके? तुम अच्छी लग रही हो, यामी ने बीच में कहा, जिस पर प्रकृति अपने बैग को पकड़े बोली, तो चले। क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को इन्फॉर्म नहीं करोगे? यामी ने कहा, जिसे सुनकर प्रकृति अपना फ़ोन निकालते हुए बोली, मैं मैसेज कर देती हूँ, फिर वहाँ पहुँचकर अपना लोकेशन सेंड कर दूँगी। यामी अपना सिर हिलाकर बोली, तो चले चलते हैं। प्रकृति अपना सिर हिलाती है और उन लोगों के साथ रेसिंग लोकेशन की तरह लिए निकल जाती है। एक खंडर नुमा जगह पर जाकर उन लोगों की गाड़ी रुकती है, जिसे देखते हुए प्रकृति यामी से कहती है, यहाँ पर रेसिंग कहाँ हो रही है? ये सुन यामी हंसते हुए प्रकृति के हाथ को पकड़ कर बोले, हाँ हाँ हाँ, अरे पहले अंदर तो चलो, हम बाहर में हैं। इतना कहकर यामी प्रकृति को लेकर खंडहर के अंदर आती है तो देखती है वो खंडहर से दिखावे के लिए था, अंदर तो कुछ और ही मंजरा था। प्रकृति अंदर आती है तो वहाँ पर कम से कम 10 बाइक और 15 कार, जो कि एक से बढ़कर एक रेसिंग कार थे, खड़े हुए थे और हर तरफ लाइट्स चल रही थी और काफ़ी शोर था। प्रकृति अपने कदम आगे बढ़ाती है कि अचानक एक लड़के से टकरा जाती है। वो लड़का प्रकृति को संभाल कर खड़ा करते हुए कहता है, हे बेबी टेक ए लुक। प्रकृति उसकी बात पर ठीक से खड़ी होते हुए बोली, थैंक यू। यामी उसने लड़के की तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, दिस टाइम इट्स योर टर्न आयस। इधर सारंगविला में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। विक्रम और आरू, जो कि बेंगलुरु से आरू के पेरेंट्स से मिलने गए थे, वो लोग भी वापस आ चुके थे। विप्लो एक हाथ में खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे
हो नहीं पा रहा था, जिस पर आरू उसकी तरफ रोटी का निवाला बढ़ाते हुए बोले, चलो मुंह खोलो। विक्रम एक नज़र बिप्लो को घूरने के बाद आरू से बोला, तुम खा लो, मैं उसे खिला दूंगा। बिप्लो विक्रम की बात सुन फट से आरू के हाथ से रोटी खाकर विक्रम की तरफ देखते हुए बोला, क्यों भाई, मेरी चश्मिश मुझे खिला रही है ना, तो आप चुपचाप अपना डिनर एंजॉय करो। विक्रम अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, आरू को पूरी तरीके से खाना जरूरी होता है, अगर वो तुम्हें खिलाएगी तो खुद क्या खाएगी, इसलिए मेरा पेट भर चुका है, मैं तुम्हें खिला लूंगा। इतना कहकर विक्रम बिप्लो को रोटी खिलाने लगता है, तभी मृत्युंजय भी नीचे आ जाता है। महक जो कि उसे बुलाने के लिए ही जा रही थी, उसे अकेले आता हुआ देख कर बोली, आप अकेले, मिंकू कहाँ है। मृत्युंजय महक के बाद सुनकर उसे घूरते हुए, मैं उसे बिस्तर पर छोड़ कर आ गया हूँ, खेल रहा है वो। महक मृत्युंजय की बात पर ऊपर की तरफ जाते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, अकेले कैसे छोड़ दिया बच्चे को। मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़ते हुए बोला, वो सो चुका है, उसके अगल बगल में तकिया रख कर आया हूँ, इसलिए चुपचाप खाना खा लो। महक मृत्युंजय के बात सुनकर बोली, तो सीधा सीधा भी तो कह सकते हो ना, हमेशा उल्टा जवाब देना दे होता है। अमृत महक की बात पर बोला, तुम सिर्फ इतने में परेशान हो, मुझे तो हार्ट अटैक देते देते छोड़ा है आज इसने। वैशाली अमृत की बात सुनकर बोली, कैसे। अमृत अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, तुम ज़्यादा ध्यान मत दो, अपना खाना खाओ, वरना बच्ची उठ जाएगी, फिर तुम खाना भी नहीं खा पाएगी। वैशाली अपना सिर हिला अपना डिनर करने लगती है और महक भी चुपचाप खाने के लिए बैठ जाती है। सभी अपना डिनर कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मृत्युंजय अपना लैपटॉप लिए सोफे पर बैठे काम कर रहा था और महक मिंकू की मालिश कर रही थी और उसके साथ खेल रही थी। मिंकू खिलखिला कर हंस रहा था। मृत्युंजय उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, सोने का इरादा नहीं है क्या। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, क्या आप जागने वाले हो। मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, आज मैं ऑफिस नहीं गया था, इसलिए मुझे कुछ काम है, तुम सो जाओ। महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है। उसके बाद मिंकू को अपनी गोद में उठाकर बोली, मिंकू चलो आप दूध पी लो और सो जाओ, रात को मम्मी को डिस्टर्ब मत करना, वरना पापा पर गुस्सा करेंगे। इतना कहकर महक मिंकू को फिट करवाने लगती है। मृत्युंजय चुपचाप अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है और कुछ देर बाद मिंकू और महक दोनों सो जाते हैं। करीब रात के 2 बजे उसे मिंकू के धीरे धीरे हुंकारने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर मृत्युंजय लैपटॉप बंद कर मिंकू के पास आता है तो देखता है मिंकू जाग रहा था और महक चैन की नींद सो चुकी थी। मृत्युंजय मिंकू के डायपर को टच करता है जो कि थोड़ा भारी था, जिसे महसूस कर मृत्युंजय मिंकू को अपने गोद में उठा उसका डायपर चेंज करता है और गर्म सॉल उठाकर मिंकू को झूलाते हुए बालकनी में आ जाता है। बाहर ठंडी हवा चल रहे थे, जिस कारण मृत्युंजय मिंकू को अपने सीने में छुपा लेता है और उसके पीठ पर धीरे धीरे सहलाने लगता है। कुछ देर बाद मिंकू रोने लगता है, जिस पर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें भूख लगी है। मिंकू मृत्युंजय के बात पर बिना कोई जवाब दिए जोर जोर से रोने लगता है, जिस पर मृत्युंजय मिंकू को झुलाते हुए कमरे से बाहर लेकर चला आ जाता है और उसके लिए दूध का बोतल रेडी करने लगता है। इस बीच मृत्युंजय ने हनी निपल मिंकू के मुंह में भर दिया था, जिस कारण उसे शक करते हुए मृत्युंजय को देख रहा था। मृत्युंजय मिंकू के लिए दूध रेडी करने के बाद हनी निप्पल को निकाल उसे फिर करवाने लगता है, जिस पर मिंकू दूध को थूक देता है। मृत्युंजय कमरे में आकर सोफे पर बैठ मिंकू को झुलाते हुए बोला, तुम्हारी मम्मा सो रही है ना, तो गुड बॉय की तरह चुपचाप दूध पीकर सो जा, वरना मैं बहुत गुस्सा करूंगा। इतना कहकर मृत्युंजय फिर से दूध की बोतल को उसके मुंह में डालता है तो मिंकू फिर से दूध को थूक देता है। मिंकू अपनी नीली आंखों से मृत्युंजय के नीली आंखों में देखते हुए मुंह के एक्सप्रेशन रोने जैसा करता है तो मृत्युंजय गहरी सांस भरकर उसके मुंह में दूध के बोतल को डाल उसे शॉल से कवर कर लेता है, जिसे देख मिंकू अपनी आंखें बंद कर चुपचाप दूध पीने लगता है। पूरा दूध खत्म करते हुए मिंकू सो जाता है तो मृत्युंजय उसे ले जाकर बिस्तर पर सुला। नाइट लैम्प ऑफ कर उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए महक के फोरहेड पर चूमकर मिंकू के फोरहेड पर किस कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर डोरी में अपने मम्मी पापा के बीच में खेल रही थी और वैशाली तो कब की सो चुकी थी, लेकिन अमृत उस पर नजर रख रहा था। अचानक डोरी में जोर जोर से रोने लगती है, जिसे सुनकर वैशाली की नींद तुरंत खुल जाती है और उठकर बैठ अपने ब्लाउज को उतार कर डोरी में के फिट करवाने लगती है। अमृत उसकी स्पीड को देखकर हैरान होते हुए उसकी तरफ देखता है, जो कि अभी भी नींद से झूम रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो बच्ची के पीठ को सहला भी रही थी। कुछ देर बाद डोरी में सो जाती है और वैशाली उसे दूध पिलाते पिलाते सो गई थी, जिसे देखते हुए अमृत उठकर डोरी में को उठाता है तो वो फिर से उठ जाती है, जिसे देख अमृत उसे अपने एक हाथ में पकड़ते हुए बोला,
थोड़ा सा चुप रहो, तुम्हारी माँ को सुलाने दो, उसके बाद पापा तुम्हें घुमाने लेकर जाएंगे। इतना कहकर अमृत उसे बिस्तर पर सुलाकर वैशाली को ठीक से सुलाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और डोरी को उठाते हुए कहता है, चलो हम घूमने चलते हैं। इतना कहकर वो सॉल से एक दूसरे को कवर कर बालकनी में आ जाता है। बालकनी में आने के बाद अमृत वहीं पर बैठ जाता है और डोरी को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, मम्मा ने बहुत स्ट्रगल किया है, इसलिए उसे आराम करने दो और आप चुपचाप सो जाओ, ताकि मम्मा का गुस्सा आपके टॉलरेट करना न पड़े। ये कहते हुए अमृत उसके पीठ को धीरे धीरे सहला रहा था। वही अमृत की बातों को सुनते हुए डोरी में की फिर से आंखें लग जाती, जिसे महसूस करते हुए अमृत उसे लेकर कमरे में आता और डोरी में के डायपर को चेक करता है, जो कि गीला हो गया था, जिस कारण उसे चेंज कर आराम से उसे पालने में सुला कर आकर बिस्तर पर लेट जाता है और वैशाली को अपनी तरफ मोड़ उसे अपने सीने से लगा लेता है, तो वैशाली भी उसे कस कर गले लगाकर सो जाती है। इधर वर्षा और विकल्प का एक अलग ही सीन चल रहा था। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन वर्षा अभी भी जाग रही थी और विकल्प आराम के साथ सो चुका। अचानक विकल्प पानी पीने के लिए उठता है तो देखता है वर्षा पूरे कमरे का लाइट ऑफ कर लैपटॉप के सामने बैठी उंगलियां चला रही थी। वर्षा को ऐसे देखकर विकल्प अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला, क्या यार, तुम मुझे भरी जवानी में हार्ट अटैक देकर शादीशुदा कुंवारा ही मारना चाहती हो क्या? वर्षा विकल्प की बात सुन नजरें उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें कभी किसी चीज का होश रहता है? नींद में उठने के बाद नंगे बाथरूम में रहते हो और यहाँ पर इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हें चुड़ैल लग रही है। थोड़ा होश में रखकर सोया करो। विकल्प पानी पीने के बाद वर्षा की तरफ देखते हुए बोले, वैसे तुम जैसे लोग सोते हैं आधा जागते हुए, हम जैसे लोग नहीं सोते। हाँ, तुम जैसे लोग पूरे कुंभकर्ण के खानदान को बीच में कर सोते हैं। वर्षा ने फिर से लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, जिसे देख विकल्प बिस्तर से उतरकर वर्षा की तरफ आते हुए, तुम क्या कर क्या रही हो इतनी रात को? तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? वर्षा विकल्प की बात सुनकर लैपटॉप में उंगलियां चलाते हुए बोले, कल मुझे ऑफिस जाना है, एक प्रेजेंटेशन रेडी कर रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर सो जाओ। विकल्प वर्षा के साथ आकर सोफे पर बैठ अपनी आंखें अपनी उंगलियों से खोलते हुए लैपटॉप की तरफ देखकर बोले, तुम किस चीज़ का प्रेजेंटेशन बना रही हो? वर्षा एक नज़र विकल्प की तरफ देखने के बाद फिर से लैपटॉप की तरफ देखते हुए बोले, फॉरेन से मेरे कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं। विकल्प वर्षा के बात पर कोई जवाब नहीं देता, जिस पर वर्षा उसकी तरफ देखती है तो विकल्प सोफे पर सिर लगाए सो चुका था, जिसे देखकर वर्षा लैपटॉप बंद करते हुए खुद से, ये लड़का पागल है क्या? चुपचाप बिस्तर पर सोने के बजाय यहाँ आकर चिपक रहा है। इतना सोचते हुए वर्षा सोफे से उठने लगती है, जिस पर विकल्प उसके कमर को पकड़कर उसके ऊपर लेटते हुए नींद में बोला, सो जाओ ना, कितना काम करोगे, बूढ़ी हो जाओगी जल्दी से। जिसे सुनकर वर्षा विकल्प को खुद से दूर करते हुए, पहले तो तुम उठ जाओ, वरना मैं तुम्हें इस सोफे से उठाकर नीचे पटक दूंगी। विकल्प वर्षा की तरफ आंखें खोलकर घूरने के बाद उठकर बिस्तर में जा अंधे मुंह लेट जाता है और हाथ पैर पटकते हुए कहता है, तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा। वर्षा उसे घूरते हुए बिस्तर के पास ब्लैंकेट से उसे कवर उसके बगल में लेट जाती है और ब्लैंकेट ओढ़ने लगती है, जिस पर विकल्प ब्लैंकेट से पूरी तरीके से लिपट जाता है और वर्षा को छूने भी नहीं देता, जिसे देखकर वर्षा अपने दांत पीसते हुए बोली, दिस लिटिल बर्ड। इतना कहते हुए वो जाकर कबर्ड से दूसरा ब्लैंकेट लाकर उसे और ओढ़ लेती है और नाइट लैंप ऑफ कर देती है और सो जाती है। विकल्प उसके सोने के बाद अपनी आंखें खोलकर खुद से बोला, मुझे कितनी रोमांटिक बीवी मिली है, मतलब सब कुछ मुझे ही करना होगा, मैं नहीं करूँगा, मुझे शर्म आती है। इतना कहते हुए विकल्प ब्लैंकेट पूरी तरीके से कवर कर आंखें बंद कर लेता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।